वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 9 यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 241 से है लोक प्रशासन। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसे लोक प्रशासन के अध्ययन में पारिस्थितिक उपागम का प्रणेता माना जाता है। तो वो हो जाएगा हमारा, कौन होगा, फ्रेडरिक्स। अगला है नौ लोक प्रशासन किसको महत्व देता है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसको महत्व देता है, तो वह वैज्ञानिक विश्लेषण और सार्थकता का, साइंटिफिक एनालिसिस को इम्पोर्टेंस देता है। अगला क्वेश्चन है कि भर्ती में योग्यता के आधार को सर्वप्रथम किसने दिया था। यानी जो भी भर्ती होगा उसमें बेस जो है उसका योग्यता होगा, क्वालिफिकेशन सबसे पहले ये किसने दिया, तो वह मैकाले समिति ने दिया था। क्या हो जाएगा इसका, मैकाले समिति। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि सफल प्रबंध उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को अंतर्ग्रस्त करता है। सफल प्रबंध उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को अंतर्ग्रस्त करता है, यह किसका स्टेटमेंट है, तो वह है पीटर एफ ड्रकर का। पीटर एफ ड्रकर ने कहा कि सफल प्रबंध उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को अंतर्ग्रस्त करता है। अगला क्वेश्चन है मिन्नोब्रुक सम्मेलन, जो फर्स्ट मिन्नोब्रुक सम्मेलन कब हुआ, 1968 में। उसमें लोक प्रशासन के कौन से 4 मुख्य मुद्दों पर बहस की गई थी। तो वह 4 मुख्य मुद्दा था, पहला था प्रासंगिकता, दूसरा था मूल्य, तीसरा था समता और चौथा परिवर्तन, यानी रेलेवेंस, वैल्यू, इक्विटी एंड चेंज। इन चारों मुद्दों पर प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968 में बहस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लेट इज़ द सब सिस्टम ऑफ रिग्स प्रिज्मेटिक सोसाइटी। ठीक है ना, तो ये इसका हो जाएगा क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का एक पार्ट है। रिग्स ने अपने प्रिज्मेटिक सोसाइटी में एक सब सिस्टम की चर्चा की थी, जिसका नाम दिया गया था क्लेट। जो यहाँ वर्ड है CLET, क्लेट, उसको किसने दिया था, रिग्स ने दिया था अपने प्रिज्मेटिक सोसाइटी में, जिसका मतलब होता है क्या, कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, प्रशासनिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषताओं में से कौन सी एक नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है कि टेलर के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो थ्योरी दिया गया था उनमें से कौन एक नहीं है। तो देखिए, पहला है कि समय तथा गति अध्ययन, यानी टाइम एंड मोशन स्पीड। दूसरा है निर्णय लेने में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। तीसरा है विभेदक उजरती दर व्यवस्था, यानी डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। चौथा है प्रक्रियात्मक फोरमैन, यानी फंक्शनल फोरमैनशिप। तो इसमें जो है टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में समय तथा गति अध्ययन का चर्चा किया था, विभेदक उजरती दर व्यवस्था यानी डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का भी चर्चा किया था, और फंक्शनल फोरमैनशिप तो है ही। तो इसमें क्या आ जाएगा, निर्णय लेने में जो भागीदारी है उसकी चर्चा नहीं की गई थी, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे। हर्बर्ट साइमन के अनुसार यदि कोई निर्णय व्यक्तिगत उद्देश्य की ओर निर्दिष्ट हो तो वह होता है किस टाइप का। हर्बर्ट साइमन ने कहा कि यदि कोई निर्णय व्यक्ति किसी इंडिविजुअल के अपने एम की ओर इंडिकेट करता है तो वह क्या होता है, वह व्यक्तिगत रूप से संगत होता है, क्योंकि उसमें उसका अपना व्यक्तिगत लाभ निहित होता है। अगला है वेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही को विकासशील समाजों के लिए अनुपयुक्त किसने बताया है, तो वो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, इसी को FW रिक्स भी बोला जाता है, जो वेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही को विकासशील समाजों के लिए अनुपयुक्त बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विचारक ने मिथकों और लोकोक्तियों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया है, तो वह है हर्बर्ट साइमन। ये बहुत पूछा हुआ, कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड है यह, कि किस विचारक ने मिथकों और लोकोक्तियों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया है, तो वह हो जाएगा हर्बर्ट साइमन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संगठन सिद्धांतों में से किसका निरूपण मुन्ने और रिले ने नहीं किया है। ठीक है ना, यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है और संगठन सिद्धांत का, जिसमें मुन्ने और रिले ने नहीं किया है उसको बताना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है इक्विटी प्रिंसिपल, समानता का सिद्धांत। दूसरा है स्केलर प्रिंसिपल, सोपान सिद्धांत। तीसरा है स्टाफ एंड लाइन प्रिंसिपल, यानी प्रबंध अनुक्रम सिद्धांत। चौथा है फंक्शनल प्रिंसिपल, प्रक्रियात्मक सिद्धांत। तो इसमें जो है इक्विटी प्रिंसिपल, उसे मुन्ने और रिले ने
नहीं दिया था और क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो 3 है, स्केलर प्रिंसिपल, स्टाफ-लाइन प्रिंसिपल और फंक्शनल प्रिंसिपल, ये तीनों को दिया गया था मोने और रिले ने। अगला क्वेश्चन है कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में मजदूरों द्वारा विकसित कोड के तहत जो मजदूर अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास अपने साथियों के बारे में प्रतिकूल सूचनाएं पहुंचाता था, उसे क्या कहा जाता था? तो उसे मुखबिर कहा जाता था। ठीक है ना, इंग्लिश में इसको याद करेंगे एज सिक्वेलर, मुखबिर कहा जाता है। कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में मजदूरों द्वारा विकसित जो कोड एक कोई था जो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उसमें से कुछ उनके साथी थे जो अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास उस गुप्त सूचना को पहुंचा देते थे, जिसको मुखबिर कहा जाता है। अगर आप इसमें मुखबिर शब्द का अर्थ अगर पता है तब उससे भी आप ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है, हर्बर्ट साइमन के अनुसार कोई निर्णय किसका मिश्रण होता है? कोई भी डिसीजन जो है वो किसका मिक्सर होता है? तो वह अनेक मूल्य कथन और अनेक तथ्य कथन का मिश्रण होता है। यानी कि उसमें जो है मूल्यों और तथ्यों को दोनों का समायोजन होता है, तभी कोई निर्णय बेहतर होता है। नेक्स्ट है कि मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नौकरशाही का अभिलक्षण नहीं है? मैक्स वेबर के अनुसार जो है नौकरशाही का जो अभिलक्षण वो बताया उनमें से कौन सा नहीं है? पहला है पद का उसके पदधारी से अलगाव, दूसरा है नियमों का कठोरता से पालन, तीसरा है संरक्षक द्वारा चयन, चौथा है अधिकारियों का सुनिश्चित परिश्रमिक। तो इसमें तीसरा जो है संरक्षक द्वारा चयन, ये मैक्स वेबर के नौकरशाही का अभिलक्षण नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निर्णय प्रक्रिया का अंग नहीं है? देखिए, यह अचेतन कार्रवाई है, यह एक ही बार में की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह परिवेशगत कार्रवाई है, इसमें अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले अध्ययन करने और विकल्पों का पता लगाने की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा निर्णय प्रक्रिया का अंग नहीं है पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए, अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले अध्ययन करने और विकल्पों का पता लगाने, ये तो है। फिर है यह परिवेशगत कार्रवाई है, ये भी सही है। यह एक ही बार में की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल सही। इसमें जो अचेतन कार्रवाई जो है, सबकॉन्शियस की बात की जा रही है, वो वाला नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ मैनेजरियल क्रीड? मैनेजरियल क्रीड का कंसेप्ट किसने डेवलप किया था? तो वह 2 आदमी थे। फर्स्ट थे आर ब्लैक, दूसरा थे जे.एस. मॉर्टन, जिन्होंने 1960 में इस कंसेप्ट को विकसित किया था, मैनेजरियल ग्रिड कंसेप्ट का। अगला क्वेश्चन है कि बजट बनाने की प्रक्रिया का सही अनुक्रम कौन सा है? जब भी बजट बनाने की जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है उसमें सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले हमारा सामान्य चर्चा होता है, ठीक है। उसके बाद अनुदानों पर मतदान होता है, किस चीज़ में, किस मत में कितना अनुदान की आवश्यकता है, उस पर मतदान होता है। तीसरे टर्म में विनियोजक विधेयक हो जाता है और चौथे टर्म में वो वित्त विधेयक बन करके सामने आता है। तो इस हिसाब से हमारा इसको क्रम सजा लेंगे। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले सामान्य चर्चा होता है, लास्ट में वो वित्त विधेयक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस रिपोर्ट में विशेषज्ञों और सामान्यों के संबंधों पर विचार किया गया है? तो वह है फुल्टन समिति रिपोर्ट। फुल्टन समिति रिपोर्ट पर में विशेषज्ञों और सामान्यों के संबंधों पर विचार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैंग प्लैंक रेफर टू। ये बहुत बार पूछा जाता है कि गैंग प्लैंक जो वर्ड है वह लोक प्रशासन में किस चीज़ को निर्देशित करता है, मतलब क्या दर्शाता है गैंग प्लैंक? तो वह है लेवल जंपिंग। जैसे कि प्रमोशन का जो लेवल होता है, जैसे कि सैलरी का लेवल होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो इसमें जैसे ही कोई एम्प्लॉय ऊपर बढ़ता है तो वो लेवल जंपिंग होता है उसका। इसी को लोक प्रशासन की भाषा में गैंग प्लैंक के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि गैंग प्लैंक मतलब लेवल जंपिंग। नेक्स्ट है, द टर्म परफॉर्मेंस बजट वाज क्वाइंड बाय। परफॉर्मेंस बजट एक बजट का एक वर्ड है कि परफॉर्मेंस बजट किसने दिया था? तो वो है फर्स्ट हूवर कमीशन ऑफ यूएसए का पहला हूवर एक कमीशन, एक आयोग गठित किया गया था, उसने परफॉर्मेंस बजट का सुझाव दिया था। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस बजट किसने दिया? फर्स्ट हूवर कमीशन ने दिया था, अमेरिका का। अगला क्वेश्चन है
कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेक्शन विच रिप्लेस कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना, वो कौन सा सेक्शन है जो अमेरिकन सोसाइटी के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन से रिप्लेस होता है। तो वह है सेक्शन ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसी को हम लोग SICAR के नाम से जानते हैं, जिसे सेक्शन ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मास्लो की अभिविचारित मानवीय आवश्यकताओं का सही कालक्रम बताएं। ये क्रोनोलॉजी भी बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है हमेशा। तो ये मास्लो की जो विचार अभिव्यक्ति की मानवीय आवश्यकता था उसका कालक्रम उन्होंने बताया। तो इसमें सबसे पहले होता है कि शारीरिक, ठीक है ना, उसके बाद जो है वो सुरक्षा का बात करता है, फिर जो है बिलोंगिंगनेस दायित्वता यानी बिलोंगिंगनेस की बात करता है, उस पर बात जो है आत्मसम्मान की बात करता है, उसके बाद जो है लास्ट में स्वसत्वीकरण यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करता है। ठीक है ना, जैसे कि आपको पेपर 1 में भी इसके बारे में पढ़ना है कि पहले हमें शारीरिक ज़रूरतों की पूरा करना पड़ता है, उसके बाद हमारी मांग जो है वो सुरक्षा तक पहुंचता है, फिर हम बिलोंगिंगनेस की बात करते हैं, उसके बाद सेल्फ रेस्पेक्ट की बात होता है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लास्ट में आता है। नेक्स्ट है ऑस्टिन रैमे की सार्वजनिक नीति के तल में निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है। ऑस्टिन रैमे की सार्वजनिक नीति के तल में निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है। तो वह है, चलिए देखते हैं कौन सा नहीं है इसमें। पहला ऑप्शन है उद्देश्यों का एक समुच्चय, ये है। दूसरा है कार्यवाही की एक चयनित रूपरेखा, ये भी सही है। तीसरा है आशय सहित क्रियान्वयन, ये भी सही है। चौथा है उद्देश्यों पर पुनर्विचार, इस पे नहीं होता है पुनर्विचार, ये गलत हो जाएगा और यही हमारा गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिका में नियुक्त किए गए आयोगों को समितियों का सही आरोही क्रम बताइए। अमेरिका में कुछ आयोगों का नियुक्ति हुआ था, आयोग या समिति का, उसका कालक्रम बताना है। तो देखिए सबसे पहले वहाँ जो है टाफ्ट कमीशन आया हुआ था अमेरिका में, उसके बाद जो है ब्राउनलो कमेटी आया, फिर हूवर कमीशन जो है वो आया। अभी हम ऊपर बताया कि फर्स्ट हूवर कमीशन क्या हुआ था, किस कौन सा वर्ड कॉइन किया था, उसको आप बताइए कमेंट करके। और चौथा जो है द ग्रेस कमीशन, ये आया था। यानी सबसे पहले जो है टाफ्ट कमीशन, दूसरा पे ब्राउनलो कमेटी, तीसरा पे हूवर कमीशन और चौथा पे ग्रेस कमीशन आया था। अगला क्वेश्चन है कि शाखा के रूप में लोक प्रशासन के लिए निम्न चरणों का सही कालक्रम बताइए। लोक प्रशासन में जो है शाखा के रूप में इसके चरण का क्रोनोलॉजी सजाना है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले होगा कि राजनीति प्रशासन का द्विभाजन, दूसरा होगा सिद्धांत उपागम, तीसरा है पारिस्थितिकीय उपागम और चौथा है लोक नीति उपागम। ये यहाँ क्रम लगा हुआ है, जो वो क्रम एकदम बिल्कुल सही है, इसी तरह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मैक्स वेबर के आप्त नौकरशाही की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। देखिए अधिकार का पदानुक्रम हायरार्की जो होता है, पावर हायरार्की जो होता है वो बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी क्या है, ब्यूरोक्रेट में अगर पावर हायरार्की नहीं होगा तो वो सिस्टम ही फेल हो जाएगा, तो ये तो होता ही है। फिर है अवैयक्तिकता यानी इम्पर्सनालिटी, ये भी सही है। योग्यता आधारित पदोन्नति, ये भी बिल्कुल सही है, नहीं तो कोई प्रशासन चलेगा ही नहीं। तीसरा है राजनीतिक तटस्थता, उन्होंने बोला कि राजनीतिक तटस्थता नहीं होता, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जो नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन का कौन सा मॉडल नागरिक भागीदारी और सहयोग पर जोर देता है। लोक प्रशासन का कौन सा मॉडल जो है वह नागरिक भागीदारी और सहयोग पर जोर देता है, तो वह है न्यू पब्लिक सर्विस, लोक सेवा, इस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि हार्थून अध्ययन किससे संबंधित है। हार्थून प्रयोग जो है वह किससे संबंधित अपने निष्कर्षों के लिए सबसे प्रसिद्ध है, तो वह है अनौपचारिक समूहों का महत्व। अनौपचारिक समूहों का क्या होता है, महत्व होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है स्ट्रीट लेवल नौकरशाह, स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेट की अवधारणा किसे संदर्भित करती है, तो यह हो जाएगा सार्वजनिक कर्मचारी जो सीधे नागरिक के साथ बातचीत करती है, वहीं स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्णय लेने में संतोषजनक
निर्णय लेने में संतोषजनक की अवधारणा किसके साथ सबसे निकट से जुड़ी हुई है? तो वह हर्बर्ट साइमन ने अपने डिसीजन मेकिंग थ्योरी में सेटिस्फैक्शन संतोषजनक अवधारणा की चर्चा की है। अगला है, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक किसे माना जाता है? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कि F.W. टेलर ही वैज्ञानिक प्रबंधन साइंटिफिक मैनेजमेंट के जनक है, F.W. टेलर। अगला क्वेश्चन है कि मानव संबंध सिद्धांत कौन सा अध्ययन एक मील का पत्थर है? मानव संबंध सिद्धांत जो है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में एक मील का पत्थर साबित हुआ कौन सा प्रयोग या कौन सा अध्ययन? तो वह है हार्थोन अध्ययन, जिसे हम लोग हार्थोन प्रयोग कहते हैं। वह ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में एक अपना मील का पत्थर साबित हुआ, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी यहाँ पे थोड़ा PDF फ्रेश नहीं आया है, लेकिन फिर भी देखेंगे। क्वेश्चन अगला है, लोक प्रशासन के क्षेत्र में किस पुस्तक को एक क्लासिक माना जाता है? तो वह है हर्बर्ट साइमन की पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। बुक का ही नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जिसे किसने लिखा है? हर्बर्ट साइमन ने लिखा है। अगला है, मैरी पार्कर फोलेट यानी MP फोलेट ने संघर्ष समाधान के लिए किस दृष्टिकोण की वकालत की है? मैरी पार्कर फोलेट ने संघर्ष समाधान के लिए किस दृष्टिकोण की वकालत की है? तो वह एकीकरण दृष्टिकोण होना चाहिए, इंटीग्रेशन की बात की है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कोर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO? ठीक है ना। इसका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन का क्या मुख्य सिद्धांत है? तो वह है विशिष्ट मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना, यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि सेटिंग स्पेसिफिक मेजरेबल गोल। स्पेसिफिक मेजरेबल गोल को सेट करना ही मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का कोर प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है, कौन सा उत्तम शासन का सार है? उत्तम शासन यानी शासन प्रणाली से हमारा पूछा जा रहा है कि उत्तम शासन जो है उसका क्या कंक्लूजन है? तो वो होना चाहिए पारदर्शी होना चाहिए और जवाबदेही। अगर कोई भी शासन प्रणाली पारदर्शी है, उसमें जवाबदेही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो प्रशासन बहुत ही अच्छे से चलेगा, इसलिए इसे उत्तम शासन कहा जाता है। नेक्स्ट है, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या हासिल करने की चेष्टा करता है? लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या हासिल करने की चेष्टा करता है? तो वह है सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। सार्वजनिक जो जवाबदेहिता है उसको कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण करके देखने की चेष्टा करता है। नेक्स्ट है, लोकपाल और लोकायुक्त बिल 1968 है, जिसे लोकसभा ने पारित किया, वह निरर्थक हो गया, क्यों? इसका क्या कारण था? लोकपाल के लिए भारत में बहुत पहले से मांग किया जा रहा था, जो अभी चल करके कुछ दिन पहले हुआ है, लेकिन इसके मांग बहुत पहले से हुआ था। तो उसी क्रम में 1967 में लोकसभा ने इसे पारित कर दिया, लेकिन वो आगे चल करके मतलब निरर्थक हो गया, फेल हो गया, आगे पास नहीं हो गया। इसका क्या कारण था? तो 1968 में चतुर्थ लोकसभा की समयावधि से पहले भंग हो गया। ठीक है ना। जब लोकसभा से ये पारित हो गया तो अभी आगे अपनी प्रक्रिया में ही था, तब तक जो है चतुर्थ लोकसभा का जो अपना कार्यकाल था वो कार्यकाल से पहले ही भंग हो गया, जिसके कारण पूरे ही विधायिका का काम गड़बड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं है? देखिए, इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात रहता है कि मनरेगा का अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो पहला है रोजगार अवसर प्रदान करना, दूसरा है गरीबी को घटाना, तीसरा है विपदग्रस्त प्रवासन को रोकना यानी प्रिवेंटिंग डिस्ट्रेस माइग्रेशन को रोकना, तीसरा है कृषि संबंधी संकट। तो देखिए, मनरेगा जो है वह रोजगार अवसर प्रदान करता है, आपको एक वर्ष में 100 दिन आपको रोजगार देना सुनिश्चित कराता है। दूसरा है इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी को कम करना। तीसरा है विपदग्रस्त प्रवासन को रोकना, जो अपने रोजगार के लिए माइग्रेंट अपने एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, वहीं बस जाते हैं, उसको भी रोकना। और इसमें चौथा है कृषि संबंधी संकट। तो ये नहीं है, कृषि संबंधी संगठन से संबंधित मनरेगा नहीं है, लेकिन आप इसको देख के कंफ्यूज हो सकते हैं कि हो सकता है कि मनरेगा के अंतर्गत होगा, बट इसको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि कृषि संबंधित जो भी संकट होता है या जो भी कार्य वो मनरेगा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, अब हमारा लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। इसमें यहाँ कुछ दिया हुआ है, जैसे कि ई गवर्नेंस है, पंचायती राज है, शिकायतों का निवारण है, फिर उसके बाद शिक्षा का अधिकार है
और लिस्ट 2 में है NEGP 73वां संशोधन, फिर है ओम्बुड्समैन और 2009। तो देखिए ई गवर्नेंस जो है वह NEGP के अंतर्गत आएगा। जो भी सरकार की कार्य प्रणाली है उसे डिजिटल रूप में करने के लिए ही जो कार्य किया जाता है वो ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। दूसरा है पंचायती राज व्यवस्था, तो ये 73वां संविधान संशोधन के तहत हो जाएगा। उसके बाद शिकायतों का निवारण कौन करता है, तो इसी के लिए लोकपाल की नियुक्ति की गई है, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ओम्बुड्समैन कहते हैं। चौथा है शिक्षा का अधिकार कब आया, तो ये 2009 का अधिनियम है। और कब से लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के नीति मूल्यांकन में इसके मूल्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता के स्तर को निर्धारित करने पर जोर दिया जाता है, तो वह है कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन। नेक्स्ट है विधिक दृष्टिकोण से किसे सॉफ्ट लॉ यानी लचीला कानून कहा जाता है, तो विकास का जो अधिकार दिया गया है वह कानूनी दृष्टिकोण से यह लचीला कानून इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का आरोही कालानुक्रम बताएं। देखिए पहला दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसका कालक्रम लगाना है क्रोनोलॉजी में, कब कब ये अधिनियम बना उस हिसाब से। तो इसमें आपको याद होना चाहिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम कब का है, फिर एक उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम कब का है। तो देखिए इसमें 2 चीज़ तो आपको एकदम याद होना चाहिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 का है, जो 2010 में लागू है, लेकिन यह अधिनियम 2009 का है। दूसरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये 2019 में आया था, ठीक है ना, जब रामविलास पासवान खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री थे उस समय आया था। तो यहाँ सबसे पहले हम कर लेंगे 1 नंबर पे शिक्षा का अधिकार अधिनियम को, दूसरा पर हो जाएगा मेरा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, तीसरे नंबर पर हो जाएगा भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 का, और चौथा सबसे लास्ट में आ जाएगा उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019। और इस तरह से हमारा क्रोनोलॉजी तैयार हो जाएगा। आगे देखेंगे कौन भारतीय संसद की कार्यवाही के नियमों को उल्लेखित नहीं करता है। तो देखिए भारतीय संसद के कार्यवाही में शून्यकाल का जो समय होता है उसका कोई उल्लेख कहीं नहीं किया गया है, बस ये यहाँ के मतलब देखा देखी चल रहा है तो चल रहा है, तो इसको याद रखना। प्रश्नकाल का जो है वह चर्चा किया गया है, जो कार्यवाही संसदीय कार्यवाही का जो नियम प्रक्रिया है उसमें प्रश्नकाल की चर्चा है, सबका है, लेकिन जो शून्यकाल के जो 0 आवर का जो चर्चा चलता है उसका कोई नियम संगत तिथि नहीं है। अगला है लोकपाल का लोगो किस वर्ष में लागू किया गया था, लॉन्च किया गया था। लोकपाल का जो लोगो है वह 2019 में लॉन्च किया गया था। और कमेंट करके आप बताइएगा कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे। अगला हम चलेंगे, वो हमारा क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार करें जो वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में है। वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित कथन पर विचार करना है, पहचान करना। देखिए पहला कथन है कि वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द FW टेलर द्वारा गढ़ा गया था, सोचिए। दूसरा है टेलर ने 1911 में वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत दिया। तीसरा है वैज्ञानिक प्रबंधन का एक सिद्धांत कार्यकारी करने के एक सर्वोत्तम तरीके को खोज करने के लिए एक विज्ञान विकसित करना है। चौथा है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक 1903 में प्रकाशित हुई थी। तो इसमें जो है हमारा दूसरा और तीसरा वो सही है, बाकी पहला और चौथा गलती है, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक जो 1903 में प्रकाशित नहीं हुआ था तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन का एक सिद्धांत कार्य करने के एक सर्वोत्तम तरीके को खोजने के लिए एक विज्ञान विकसित करता है, तो ये सही है। दूसरा है हमारा कथन कि टेलर ने 1911 में वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत दिया, बिल्कुल सही। और पहला है कि वैज्ञानिक प्रबंधन का शब्द FW टेलर द्वारा गढ़ा, नहीं, वैज्ञानिक प्रबंधन FW टेलर ने नहीं गढ़ा था, उससे पहले हुआ था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, नोट में लिख दिया है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म जो है वैज्ञानिक प्रबंधन जो है वो सबसे पहले लुईस ब्रैंडिस ने दिया था और इसको सिद्धांत का रूप दिया FW टेलर ने। तो अगर पूछा जाए कि वैज्ञानिक प्रबंधन जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया, तो लुईस ब्रैंडिस ने दिया था। और 1911 में FW टेलर ने
इसका सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का। तो ये कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। अगला है फंक्शनल फोरमैनशिप के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। देखिए, फंक्शनल फोरमैनशिप में श्रमिकों की निगरानी के लिए 8 फोरमैन की आवश्यकता होती है। दूसरा है इनमें से 4 फोरमैन योजना के लिए और अन्य 4 निष्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तीसरा है फंक्शनल फोरमैनशिप एक शोध विचार विकसित है जिसे हेनरी फ्योल ने पेश किया था। चौथा है इस प्रणाली का उद्देश्य श्रमिकों का ध्यान अधिशेष मूल्य से हटाकर लाभ बढ़ाने पर केंद्रित करना है। तो यहाँ पे जो है हमारा तीसरा नंबर कथन जो है कि फंक्शनल फोरमैनशिप शोध विचार करने वाले, तो इसको शोध विचार करने की ज़रूरत नहीं है फोरमैनशिप के लिए, ये गलत हो जाएगा। बाकी का जो 3 स्टेटमेंट है वो सही है हमारा। इसको देख लेते हैं। जैसे कि चौथा है कि इस प्रणाली का उद्देश्य श्रमिकों का ध्यान अधिशेष मूल्य से हटाकर लाभ बढ़ाने पर केंद्रित करना है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इनमें से 4 फोरमैनशिप योजना के लिए और अन्य 4 निष्पादन के लिए, बिल्कुल जो 8 होता है उसमें से 4 को हम योजना के लिए रखते हैं, 4 को निष्पादन के लिए रखते हैं, जिसमें वहीं 8 यहाँ पर बात हो रहा है कि फंक्शनल फोरमैनशिप में श्रमिकों की निगरानी के लिए 8 फोरमैन की आवश्यकता होती है। तो इस हिसाब से हमारा पहला कथन, दूसरा कथन और चौथा कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनरी फ्योल और शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में सही कथन की पहचान करें। हेनरी फ्योल और शास्त्रीय सिद्धांत के बारे में पहला कथन है कि हेनरी फ्योल को शास्त्रीय सिद्धांत का जनक कहा जाता है। दूसरा है फ्योल ने सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच स्पष्ट भेद किया। तीसरा है फ्योल ने शारीरिक और मानसिक गुणों सहित प्रशासकों के 6 गुणों को रेखांकित किया। चौथा है फ्योल की पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1908 में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें जो है सही कथन की पहचान करना है तो वो हमारा हो जाएगा कि पहला और चौथा, ठीक है ना, पहला और चौथा, यानी हेनरी फ्योल को शास्त्रीय सिद्धांत का जनक कहा जाता है, बिल्कुल सही। दूसरा है चौथा है फ्योल की पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1908 में प्रकाशित हुई थी। शायद इस क्वेश्चन में कुछ मिसमैच है, हम देख के इसको पिनअप कर देंगे। 120 नंबर क्वेश्चन है कि लुथर गुलिक और लिंडल उर्विक के शास्त्रीय सिद्धांत में योगदान के बारे में सही कथन की पहचान करें। पहला कथन है शास्त्रीय सिद्धांत का शिकार 1937 में पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकाशन के साथ पहुंचा। दूसरा है गुलिक और उर्विक फ्योल के 14 सिद्धांतों से प्रभावित थे। तीसरा है गुलिक का 4P फार्मूला है पर्पस, प्रोपेस एंड प्लेस। चौथा है कि गुलिक और उर्विक ने व्यक्तिगत संगठनों के लिए विशिष्ट सिद्धांत विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। तो इस कथन के हिसाब से हमारा लूथर और लिंडर उर्विक के सिद्धांत के हिसाब से देखेंगे तो हमारा 3 ही कथन सही हो पाएगा, और वो है शुरू का 3, चौथा गलत हो जाएगा। यानी कि शास्त्रीय सिद्धांत का शिकार 1937 में पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशन के साथ पहुंचा था, बिल्कुल सही। दूसरा है गुलिक और उर्विक फ्योल के 14 सिद्धांतों से प्रभावित थे, ये भी सही है। तीसरा है गुलिक का 4P फार्मूला है पर्पस, पेपर, प्रोसेस एंड प्लेस, ये भी सही है। आगे हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुन्नी और रेले के शास्त्रीय सिद्धांत में योगदान के बारे में विचार करें। मुन्ने और रेले ने 1931 में अपनी पुस्तक ऑनवर्ड इंडस्ट्री के साथ यूएस में शास्त्रीय सिद्धांत को तैयार किया। उनकी पुस्तक को 1939 में द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शीर्षक के तहत पुनः प्रकाशित किया गया था। तीसरा है मुन्ने और रेले के संगठन के 4 सिद्धांतों में समन्वय, स्केलर प्रक्रिया, कार्यात्मक विभाजन और लाइन तथा स्टाफ शामिल है। चौथा है मुन्ने और रेले ने अपने कार्य में 4 सूत्र की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो इसमें हमारा शुरू का 3 कथन सही है, बाकी चौथा कथन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यानी मुन्ने और रेले ने अपने कार्य में 4 सूत्र की अवधारणा प्रस्तुत की, ये गलत है, बाकी 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबर के आदर्श प्रकार के नौकरशाही के बारे में कथन की पहचान करें। मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत 1921 में प्रस्तुत किया गया था और इसमें 3 प्रकार के प्राधिकरण शामिल है। वो कौन कौन से हैं? पारंपरिक, करिश्माई, कानूनी। दूसरा है आधुनिक नौकरशाही करिश्माई प्राधिकरण पर आधारित है।
तीसरा है वेबर के आदर्श प्रकार की नौकरशाही की विशेषताओं में श्रम का विभाजन, विशेषज्ञता, विशेषीकरण, पदानुक्रम, निरपेक्ष संबंध और मेरिट आधारित चयन शामिल है। चौथा है वेबर की पुस्तक आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेट्स और द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, दोनों पुस्तकें 1921 में प्रकाशित हुई हैं। तो यहाँ हमारा सही कथन पूछ रहा है, तो दो ही कथन सही है, यानी कि पहला कथन और तीसरा कथन। पहला जो है मैक्स वेबर नौकरशाही सिद्धांत 1921 में प्रस्तुत किया। इसमें 3 प्राधिकरण शामिल है। क्या क्या है? पारंपरिक, करिश्माई और कानूनी वैध। उसके बाद है तीसरा नंबर कथन जो कहता है कि मैक्स वेबर के आदर्श प्रकार की नौकरशाही की विशेषताओं में श्रम का विभाजन, विशेषज्ञता, विशेषीकरण, पदानुक्रम, हायरार्की, निरपेक्ष संबंध और मेरिट आधारित चयन शामिल है। इसकी चर्चा मैक्स वेबर ने की। देखिए इनकी पुस्तक का जो इसमें प्रकाशन वर्ष दिया गया है चौथा कथन में वो गलत था। क्या था? मॉडर्न डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन रेशनल लीगल अथॉरिटी पुस्तक है। फिर जो प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है वह 1905 में प्रकाशित हुआ था। एक पुस्तक का पब्लिकेशन डेट याद रखना है क्योंकि ये बहुत पूछता है और क्रोनोलॉजी भी देता है। एमपी फॉलेट के योगदान के बारे में सही कथन की पहचान करें। एमपी फॉलेट ने प्रशासन और प्रबंधन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आयाम को उजागर किया। दूसरा है उन्हें शास्त्रीय दृष्टिकोण और व्यवहारिक मानव संबंध दृष्टिकोण के बीच एक पुल के रूप में माना जाता है। तीसरा है फॉलेट की किताबों में द न्यू स्टेट 1920 और डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन 1941 शामिल है। चौथा है द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव व पब्लिश इन 1941। तो यहाँ पे जो चौथा नंबर कथन में जो पुस्तक दिया है उसका पब्लिकेशन ईयर गलत है। बाकी ऊपर के 3 कथन मैरी पार्कर फॉलेट के योगदान के बारे में सही है। तो क्या है चौथा में जो पुस्तक दिया गया है द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वह 1896 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है मैरी पार्कर फॉलेट के संघर्ष, शक्ति और नेतृत्व पर विचारों के संबंध में सही कथन पर विचार करें। देखिए फॉलेट ने विश्वास किया कि संगठनों में संघर्ष हानिकारक होते हैं और उन्हें टाला जाना चाहिए। दूसरा है उन्होंने संघर्ष को हल करने के 3 तरीके प्रस्तावित किए, डोमिनेशन, समझौता और एकीकरण, जिसमें एकीकरण को सर्वोत्तम विधि माना। तीसरा है फॉलेट ने पावर विथ की अवधारणा प्रस्तुत की जो तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति या समूहों ने एक पारस्परिक रूप से संतोषजनक समझौते के लिए अपनी शक्ति एकत्रित की है। चौथा कथन है फॉलेट के अनुसार लीडरशिप ऑफ फंक्शन में दोनों स्थिति और व्यक्तित्व शामिल हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला कथन गलत हो जाएगा, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा सही है एमपी फॉलेट के संघर्ष, शक्ति और नेतृत्व के विचार के बारे में। आगे चलेंगे चेस्टर बर्नार्ड यानी सीआई बर्नार्ड के योगदान के बारे में कथन पर विचार कीजिए। चेस्टर बर्नार्ड को सामाजिक प्रणाली स्कूल का आध्यात्मिक पिता माना जाता है और उन्होंने एमपी फॉलेट के विचार को आगे बढ़ाया। दूसरा है बर्नार्ड ने प्रशासन को एक सहयोगात्मक सामाजिक क्रिया के रूप में प्रस्तुत करने का पहला प्रयास किया। तीसरा है उनके योगदान संतोष संतुलन सिद्धांत के अनुसार एक संगठन का अस्तित्व प्रतिभागियों और संगठन के बीच योगदान और संतोष का संतुलन बनाए रखने पर निर्भर करता है। तो ये तीनों कथन यहाँ पे सही है। चौथा कथन जो है बर्नार्ड की पुस्तक ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट 1938 में प्रकाशित है, ये गलत है क्योंकि चेस्टर बर्नार्ड की जो पुस्तक है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट वो 1948 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है मानव संबंध सिद्धांत और हार्थून अध्ययन के बारे में निम्न कथन पर विचार कर रहे हैं। हार्थून अध्ययन 1924 से 32 के बीच एल्टन मेयो की अगुवाई में वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में किए गए थे। दूसरा है इन अध्ययनों की व्याख्या मैनेजमेंट एंड वर्कर्स नामक पुस्तक में की गई थी जो 1939 में रॉयथ लिसबर्गर और डिक्सन द्वारा प्रकाशित हुई थी। तीसरा है ग्रेट एलिमिनेशन प्रयोग 1924 से 27 तक किया गया था और इसका ध्यान कामकाजी दृष्टिकोण पर था। चौथा है एल्टन मेयो की पुस्तक में ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1933, सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1945, पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1947 शामिल है। क्या ये चारों सभी पुस्तकें एल्टन मेयो की है? तो देखिए यहाँ पे जो है पहला, दूसरा और चौथा सही है। तीसरा नंबर जो कथन है कि ग्रेट एलिमिनेशन प्रयोग 1924 से 27 के बीच किया गया था, ये कथन गलत है हमारा, बाकी सही है।
आगे बढ़ेंगे। हार्थोन अध्ययन के परिणाम के बारे में निम्न कथन पर विचार करें। पहला है, उत्पादकता शारीरिक बल और सहन शक्ति से अधिक प्रभावित हुआ है, न कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों से। दूसरा है, गैर आर्थिक पुरस्कार और दंड कर्मचारी की प्रेरणा और नौकरशाही की संतोषजनकता के महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं। अध्ययन में पाया गया है कि कार्य आध्यात्मिक विशिष्ट विभाजन हमेशा सबसे कुशल दृष्टिकोण होता है। चौथा है, कर्मचारी प्रबंधन और काम के प्रति औपचारिक संगठन के सदस्य के रूप में प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जिसमें अनौपचारिक संगठन का निर्माण होता है। तो इसमें हमारा चौथा स्टेटमेंट गलत है, बाकी ऊपर के 3 सही है। यानी जो कर्मचारी प्रबंधन की बात हो रहा है वो गलत हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है कि मैकग्रेगर के थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के बारे में सही कथन बताएं। मैकग्रेगर की प्रेरणा सिद्धांत, जिसे थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के रूप में जाना जाता है, उनके पुस्तक द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज 1960 में प्रस्तुत की गई थी। दूसरा है, थ्योरी एक्स काम केंद्रित और लोगो केंद्रित दोनों होती है, जबकि थ्योरी वाई केवल काम केंद्रित होती है। तीसरा है, थ्योरी वाई का केंद्रीय सिद्धांत स्केलर प्रिंसिपल के रूप में जाना जाता है और थ्योरी एक्स को प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन के रूप में जाना जाता है। चौथा है, मैकग्रेगर ने निष्कर्ष निकाला कि थ्योरी वाई अनुमानों पर आधारित प्रबंधन रणनीतियाँ अधिक लाभकारी और सहभागिता वाली होती हैं। तो इसमें पहला और चौथा ही मैकग्रेगर के थ्योरी एक्स और वाई से सही है, बाकी गलत है, क्योंकि पहला कथन कह रहा है कि मैकग्रेगर की प्रेरणा सिद्धांत, जिसे थ्योरी एक्स और वाई के रूप में जाना जाता है, उनकी पुस्तक द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज 1960 में प्रस्तुत की गई थी इसी पुस्तक में। चौथा कथन है कि मैकग्रेगर ने निष्कर्ष निकाला कि थ्योरी वाई अनुमानों पर आधारित प्रबंधन रणनीतियाँ अधिक लाभकारी और सहभागिता वाली होगी। अगला क्वेश्चन है कि रेनिस लिकर्ट के प्रबंधन प्रणालियों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ तो मिसप्रिंट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हर्बर्ट ए साइमन के निर्णय के सिद्धांत के बारे में कथन पर विचार कीजिए। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय लेने को वैकल्पिक क्रियावली के बीच सर्वोत्तम तर्कसंगत चयन के रूप में परिभाषित किया। दूसरा है, साइमन वीना स्कूल ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म और चेस्टर बर्नार्ड से प्रभावित थे। तीसरा है, साइमन ने प्रशासन के सिद्धांत को केवल उपनिषदों और मिथकों के रूप में देखा। चौथा कथन है कि साइमन के सिद्धांत में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल है: साधन उद्देश्य की श्रृंखला का पदानुक्रम, मूल्य तथ्य का विभाजन, सीमित तर्कसंगतता और आर्थिक व्यक्ति के रूप में निर्णय करता। तो इसमें हमारा पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। जो तीसरा कथन दे रहा है कि साइमन के प्रशासन के सिद्धांत को केवल उपनिषदों और मिथकों के रूप में देखा, तो नहीं, मिथक तो होगा ही नहीं, ये गलत हो जाएगा हमारा तीसरा नंबर। आगे चलेंगे। हर्बर्ट साइमन के निर्णय लेने में अवकलनों और भेदों के बारे में कथन पर विचार कीजिए। साइमन ने अवलोकन किया कि संगठनों में मानव व्यवहार सीमित तर्कसंगतता से विशेषता प्राप्त करता है, जो संतोषजनक निर्णय की ओर ले जाता है, न कि अधिकतम निर्णय की ओर। दूसरा है, उन्होंने वस्तुगत रूप से तर्कसंगत, व्यक्तिगत रूप से तर्कसंगत, सचेत रूप से तर्कसंगत, जानबूझकर तर्कसंगत, संगठन के लिए तर्कसंगत और व्यक्तिगत रूप से तर्कसंगत प्रकार की तर्कसंगतता के बीच भेद किया। तीसरा है, साइमन ने ड्वाइट वाल्डो के मूल्य रहित विज्ञान प्रशासन के दृष्टिकोण का समर्थन किया, जैसा कि द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1948 में चर्चा की गई है। चौथा है, सीमित तर्कसंगतता ऐसे निर्णयों की ओर ले जाती है जो संतोषजनक और पर्याप्त होते हैं, न कि आदर्श होते हैं। इसमें जो है हमारा पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। तीसरा कथन गलत हो जाएगा कि साइमन ने ड्वाइट वाल्डो के मूल्य रहित विज्ञान प्रशासन के दृष्टिकोण का समर्थन किया, फिर ये बुक में चर्चा की, ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, अब्राहम मैस्लो के अनुसार मानव व्यवहार मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है? तो वह मानव आवश्यकता से प्रभावित होता है। ये किसने कहा? अब्राहम मैस्लो ने कहा कि मानव व्यवहार जो है वो मानव आवश्यकता से प्रभावित होता है। अब्राहम मैस्लो की कौन सी किताब जो 1954 में प्रकाशित हुई, उनकी मानव प्रेरणा सिद्धांत को विस्तार से समझाती है? तो वह है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी 1954 में। हर्जबर्ग ने प्रेरणा के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान करने के लिए 200 इंजीनियरों और लेखाकारों का साक्षात्कार लिया। उन्होंने उन कारकों को किस श्रेणी में रखा जो नौकरी की संतुष्टि में उल्लेखनीय सुधार लाते हैं? तो वह है प्रेरक, यानी मोटिवेटर फैक्टर। F.W. रिक्स ने संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए
किन देशों की प्रशासनिक प्रणालियों का अध्ययन किया है? तो वह है फिलीपींस, थाईलैंड और भारत। इन तीनों का अध्ययन किया है। भारत में प्रशासनिक आधारों के संबंध में, ये तो क्वेश्चन कट गया। ऐसे हाँ कंप्लीट होता है आज हमारा यहाँ पे लोक प्रशासन। तो आज का लोक प्रशासन से संबंधित लेक्चर कैसा लगा इसको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और जो भी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।